तो आज गांधी मूवमेंट के दौरान गांधी का जो राजनीतिक नर्सरी चंपारण सत्याग्रह साबित हुआ, उसके बाद की बात हम लोग करते हैं। तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी चंपारण के बाद 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन में हस्तक्षेप किया। अहमदाबाद मिल में मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मिल मालिक एवं मजदूरों यानी मिल मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद। प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ क्या कि 1917 ईस्वी के दौरान अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। तो प्लेग फैल गया था तो मजदूर काफ़ी हताहत हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों को वेतन के अलावे अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा था। लगभग 75% बोनस दिया गया था। तो वो 75% बोनस दिया जा रहा था। तो तब तक मजदूर लोग आराम से मजदूरी के साथ बोनस के साथ मिल फैक्ट्री में यानी कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ तो वो प्लेग बोनस जो दिया जा रहा था मालिक के द्वारा उसको समाप्त करते हैं। मजदूरों का कहना था कि बढ़ा हुआ प्लेग बोनस जो है उसको जारी रहने देना चाहिए, कंटिन्यूअस रहना चाहिए, इसको समाप्त नहीं करना है। मालिक का कहना था कि नहीं, अब इसे समाप्त कर देंगे। इसी मुद्दे को लेकर मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद हुआ और इसको एक आंदोलन के रूप वहाँ के मजदूरों ने दिया। उस मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक मिल मालिक के ही बहन अम्बालाल साराभाई, जो काफ़ी बहुत बड़े पूंजीपति थे, उनका भी अपना मिल था। तो उनकी बहन अनसुईया साराभाई उस आंदोलन में शामिल हुई और उन्होंने गांधी जी को मदद पहुंचाई। तो गांधी जी मिल मालिकों में से अपने एक मित्र अम्बालाल साराभाई के जरिए, अम्बालाल साराभाई ये गांधी जी का मित्र थे, है ना। तो ये मिल मालिक भी थे और गांधी जी के अच्छे दोस्त भी थे। तो इस मिल मालिक अम्बालाल साराभाई के जरिए मिल मालिकों से बोनस जारी रखने के लिए तैयार कर लिया। यानी ये तो तैयार हो गए थे, मजदूरों की मांग और मिल मालिक नहीं मान रहे थे। मजदूरों की मांग और मिल मालिक नहीं मान रहे थे, क्योंकि कुछ ब्रिटिश मिल मालिक भी शामिल थे उस आंदोलन में कि मजदूरों के बढ़ता हुआ बोनस को नहीं जारी रखना चाहिए। तो वैसी स्थिति में मजदूर हड़ताल पर आ गए और उस आंदोलन में गांधी जी चंपारण के बाद अहमदाबाद पहुंचे और उस मिल मजदूर आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किए। और गांधी के बताए गए रास्ते पर ही आंदोलन का स्वरूप तैयार हुआ। हड़ताल में अहिंसक हड़ताल पर विशेष बल दिया, जो गांधी जी का एक बहुत बड़ा हथियार था। गांधी जी का बहुत बड़ा हथियार अहिंसक आंदोलन करने के लिए मजदूरों को अपना समर्थन दिया। हड़ताल में मजदूरों की संख्या कम होने पर
गांधी जी को लगा कि शायद नेता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गांधी जी को यह पता था कि भारत में यदि राजनीति करनी है तो सामाजिक आधार आवश्यक है, और सामाजिक आधार किए गए कार्यों के अनुरूप तैयार होता है। सोशल बेस, जैसा आप वर्क करेंगे वैसा आपका सोशल बेस तैयार होगा। तो गांधी को पहले से पता था कि भारत गरीबों का देश है, जिसमें किसान और मजदूरों की संख्या अधिक है। तो किसान और मजदूरों की सहभागी या फिर समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी वैसा सामाजिक आधार तैयार करने के सिलसिले में ही किसानों और मजदूरों का कार्य करने के लिए आगे बढ़े। इसी संदर्भ में आप देखे होंगे कि 1917 में चंपारण में किसान सत्याग्रह में वो भाग लिए, और किसानों के जो शोषण हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूरोपीय नील मालिकों के द्वारा, जमींदारों को द्वारा, उसको वह सत्याग्रह की तकनीक से किसानों को राहत पहुंचाए, तिरकठिया प्रणाली समाप्त करवाए, सरहवेशी कर समाप्त करवाए, जिससे किसानों का सामाजिक आधार गांधी जी के साथ बढ़ गया। दूसरा सामाजिक आधार का महत्वपूर्ण अवयव जो है, कंपोनेंट जो है, वो मजदूर है। क्योंकि भारत किसान और मजदूरों, किसानों का सामाजिक आधार गांधी चंपारण में प्राप्त कर लिए, तो बचा मजदूरों का सामाजिक आधार। तो मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त करने के लिए गांधी जी को अहमदाबाद में मिल मजदूर मिल गया, और उसी परिप्रेक्ष्य में गांधी ने मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त करने के लिए मजदूरों के लिए आंदोलन में अहिंसक रूप से भाग लिए। और जब देखे कि मजदूर उतना उत्साहित नहीं है, आंदोलन में हड़ताल पर ज्यादा शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उस संख्या को बढ़ाने के लिए गांधी उस हड़ताल पर स्वयं बैठकर और एक नया तकनीक आंदोलन का आमरण अनशन यानी उपवास, हंगर स्ट्राइक करने बैठे, है ना। तो मजदूरों की संख्या कम होने पर गांधी आंदोलन में आमरण अनशन यानी उपवास या फिर कह सकते हैं हंगर स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया। गांधी आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से मजदूरों में उत्साह पैदा हो गया। स्वाभाविक है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मजदूरों पर पड़ा, और मजदूर में ये कैटलिस्ट का काम कर गया कि अरे वाह, गांधी हम ही लोग की मुद्दा को लेकर वो उपवास पर बैठ गए, अन्न जल त्याग रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनके साथ दें। और ऐसी स्थिति में मजदूरों के मिल मजदूर जो है उसमें उत्साह पैदा हो गया, और वो आंदोलन में शरीक हुए, जिस कारण से ब्रिटिश मिल मालिक और अन्य जो मिल मालिक थे उस पर दबाव पड़ा, और दबाव पड़ा तो गांधी उस दबाव में मीडिएटर के रूप मिल मालिक और मजदूरों के बीच। मिल मालिक का कहना था कि जो बढ़ा हुआ बोनस है उसको हम कम कर देंगे, और कम करके मात्र 20% तक हम देंगे बोनस मजदूरी, जबकि मजदूरों का कहना था कि हम 50% लेंगे। मजदूरों का कहना था 50% लेंगे। मिल मालिक जो है वो 20% देने के लिए तैयार था, लेकिन मजदूर जो है वो 50%, ये 20% देने के लिए तैयार था, मिल मजदूर 50% लेने के लिए मांग कर रहा था। तो इसी गतिरोध में जब मध्यस्थता की बात हुई तो गांधी जी मध्यस्थता किए, और मध्यस्थता करने के पीछे उनका हंगर स्ट्राइक था। हंगर स्ट्राइक से मिल मजदूर के तरफ से मालिकों पर दबाव पड़ा, और तब जो है एक समझौता हुआ, और समझौता हुआ तो गांधी जी मध्यम, चूंकि नेता होते हैं मध्यम मार्गी, मीडिएटर, दोनों को, किसी को 2 कदम आगे बढ़ा के किसी को 4 कदम पीछे लाकर मध्यस्थ करना। गांधी वैसे स्थिति में मालिक को कहना, मालिक के तरफ से 20% जो दिया जा रहा था और मजदूरों के तरफ से जो 50% की मांग जो किया जा रहा था, इस पर सामंजस्य स्थापित करते हुए गांधी जोड़ लिए कि दोनों मिला के 70% होता है, और 2 गुटों में झगड़ा हो रहा है, दोनों को बांट दो, 35% आ रहा है।
और इस 35% मजदूरी यानी कि बोनस मजदूरी के साथ जब एग्रीमेंट हुआ तो मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया। अब इस आधार पर न मजदूर नाराज हुआ न मिल मालिक नाराज हुआ, दोनों को गांधी खुश कर दिए। साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन करके, गुजरात के हैं, कैलकुलेट बहुत अच्छे ढंग से आता है, व्यापारी हैं, तो गांधी को इस बात को आभास हो गया, तो मजदूरों को खुश कर दिए। क्या कह के कि मजदूर को कह दिए कि देखो मालिक 20% से ज्यादा नहीं देना चाह रहा था और हमारे प्रयास से 35% आया, यानी तुम्हारे लिए 15% इंक्रीज करवा दिए हैं। 15% इंक्रीज हो गया है ना। मजदूर को लगा कि नहीं कुछ तो कुछ भला, है ना, नहीं 100 रुपया डिमांड के 50 रुपया भी मिल रहा, तो चलो ठीक है, बाबूजी से मांगते हैं लाइए मोबाइल 20,000 का, नहीं 10,000 वाला ले लो, चलो ठीक है, तो कुछ तो आ रहा, अगले बजट में फिर 20,000 वाला ले लेंगे। तो उसी तरह से मजदूरों को यह संतुष्ट कर दिए कि आपको जो मालिक 20% दे रहा था, हमने दबाव बनाकर इसको 35% करवा, यानी 15% आपकी मजदूरी में इजाफा कर दिया। मालिक को समझा दिया कि देखिए वो 50% मांग रहा है, मर जाएगा, हड़ताल पर है, हंगर स्ट्राइक पर है, हम भी हंगर स्ट्राइक पर मर जाएंगे तो आपके ऊपर पाप लिखेगा, है ना। और भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, आज नहीं तो कल इसका जवाब देते हैं, कर्म गुण करेला और नसीब गुण परवल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मालिक को समझा दिया कि देखिए 50% मांग रहा था और आप कितना दिए, 35 दिए, 15% आप कम ही दे रहे हैं, अरे तो 15% वो लेके छोड़ेगा, मर जाएगा लेकिन 15% ले लेगा, तो आपको 15% हम रिबेट दिलवा दिए हैं मजदूरों से। दोनों को 15-15 का लॉलीपॉप थमा के संतुष्ट कर दिए, और नेता का काम ही मध्यस्थ, गांधी जी इसीलिए जन नेता है, दोनों को संतुष्ट कर दिए। और वैसी स्थिति में 35% बोनस के साथ मजदूरी मिलना प्रारंभ हो गया, मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि गांधी मजदूरों का सामाजिक आधार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में अपने को शामिल कर नेतृत्व नहीं किए थे। नेतृत्व आंदोलन पहले प्रारंभ हो चुका था मजदूरों का, गांधी जी उसमें शामिल हो गए और अपनी तकनीक गांधी जी उस आंदोलन में शामिल कर आंदोलन का स्वरूप अहिंसात्मक बनाते हुए और नए तकनीक उपवास यानी हंगर स्ट्राइक का नया प्रयोग करते हुए गांधी ने मजदूरों का सामाजिक आधार अपने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान अपने पीछे कर लिया। तो इस तरह से जिस तरह से चंपारण में सत्याग्रह के तकनीक अपनाकर गांधी किसानों का सामाजिक आधार प्राप्त किए, उसी तरह से गांधी मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में आमरण अनशन यानी उपवास का तकनीक अपनाकर मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से पहली बार भूख हड़ताल या फिर अनशन का सत्याग्रह भारत में सफल हुआ गांधी के नेतृत्व में, और वह था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो गांधी जी का दूसरा पड़ाव जो था, पहला पड़ाव चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, ये कैटलिस्ट का काम किया राष्ट्रवादी आंदोलन में, और जन नेता गांधी जी धीरे धीरे बनने की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी बात कि इस चंपारण के बाद जब मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त हो गया, तो फिर एक और मुद्दा 1918 में ही गांधी को नजर आ गया। नेता हमेशा मुद्दा खोजते, नेता वही होता है जो मुद्दा को तुरंत कैच करे और उस मुद्दा को भुनाकर नेता से जन नेता बन जाए। बना बनाया हुआ मुद्दा मिलता नहीं है, मुद्दा को गरमाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो चलिए अब तो चंपारण में सत्याग्रह का तकनीक यानी हथियार, और अहमदाबाद में आमरण अनशन या उपवास का हथियार गांधी जी ने अपने राजनीतिक कार्यशैली में समावेश किया। आइए उसके बाद गांधी जी का अगला पड़ाव गुजरात में खेरा होता है। अहमदाबाद के बाद गांधी जी का अगला पड़ाव खेरा।
खेरा में देखने को मिलता है। खेरा गुजरात में है और यहां फीमाइन हो गया था, अकाल पड़ गया था, है ना। खेरा गुजरात में, गुजरात में यानी खेरा के पास फीमाइन पड़ा था, तो अकाल पड़ने के कारण किसानों का फसल नष्ट हो गया था, किसानों का फसल नष्ट हो गया, खराब हो गया। किसान लगान देने की स्थिति में नहीं था। स्वाभाविक है, जब फसल खराब हो गया, उत्पादन नहीं होगा तो बिकेगा नहीं तो पूंजी नहीं आएगा, तो लगान कहां से प्रोवाइड करेगा। तो किसान लगान देने की स्थिति में नहीं था। लैंड रेवेन्यू जो प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट को, उसको देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कर माफी के लिए सर्वेंट इंडिया सोसाइटी ने आंदोलन चलाया, लगान नहीं दे, इसके लिए कर माफी के लिए सर्वेंट इंडिया सोसाइटी सोसाइटी इसके नेता थे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके कुछ सदस्य थे, खासकर इसके प्रमुख नेता थे वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, है ना, वल्लभ भाई पटेल, एक और विट्ठल भाई पटेल, और इंदुलाल याग्निक। तो ये सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य थे और इन लोगों ने कर न देने के लिए आंदोलन चलाया खेरा में, है ना। क्या विट्ठल भाई पटेल, और पाटिल लिख दिया, पटेल, है ना। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो नेता हैं, ये कर न देने के लिए आंदोलन चलाया, क्योंकि कर देने की स्थिति में किसान नहीं था, और नहीं होने का कारण था कि वहां फीमाइन पड़ गया था। इसी समय गुजरात ग्राम सभा का अध्यक्ष गांधी जी हुआ करते थे। गुजरात ग्राम सभा एक एसोसिएशन था गुजरात में, तो गुजरात ग्राम सभा के अध्यक्ष गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, गांधी जी थे। गांधी जी से वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जैसे लोग मिले और उनसे इस मुद्दे पर बात किया कि कर देने के लिए सरकार दबाव बना रही है और किसान वैसी स्थिति में है नहीं कि कर दे, तो कर माफी के लिए आंदोलन चलाया जाए। तो गांधी इन लोगों के साथ खेरा का भ्रमण किया, खेरा टूर पर गए। गांधी इन लोगों के साथ खेरा का भ्रमण किया, क्योंकि गांधी जी की राजनीति में, या राजनीतिक डिक्शनरी में इस बात का उल्लेख था या रखे हुए थे अपने डिक्शनरी में कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले परिस्थितियों को समझना आवश्यक है, और गांधी परिस्थिति को समझे बगैर राजनीतिक कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे चंपारण में किसानों से मिले बगैर सत्याग्रह नहीं प्रारंभ किए, और वैसे तो लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल बोले कि चलिए, ऐसे कि समझ में नहीं आ रहे थे गांधी जी को, उस पर विशेष विचार विमर्श किए हुए वो प्रस्ताव तैयार नहीं कर रहे थे और ना ही लखनऊ में वो प्रस्तावित कर रहे थे। लेकिन इतना पोलाइटली राजकुमार शुक्ल
उनसे निवेदन किया कि अंतोगत्वा गांधी को तैयार होकर चंपारण आने के लिए विवश कर दिया। और गांधी जी इस बात की चर्चा किए थे अपने बुक में कि एक अनपढ़ व्यक्ति, राजकुमार शुक्ल के बारे में बताया कि एक अनपढ़ व्यक्ति, राजकुमार शुक्ल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एक अनपढ़ व्यक्ति हमको इतना उद्वेलित कर दिया हृदय से कि मैं चंपारण जाने के लिए विवश हो गया। इतना सहृदय परिवर्तन कर दिया। गांधी जी की विचारधारा पढ़ के लोग का हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। संजय दत्त को देख लीजिए, हृदय परिवर्तन होगा, सपना में भी गांधी जी ही आते थे, है ना। तो राजकुमार शुक्ल भी गांधी जी का हृदय परिवर्तन कर दिए, है ना। राजकुमार शुक्ल भी गांधी जी का हृदय परिवर्तन कर दिए और हृदय परिवर्तन हुआ तब वो गांधी आने के लिए तैयार होकर चंपारण आए, जिसमें सफल प्रयोग भी उनका सत्याग्रह का सफल रहा। तो यहां भी मजदूरों के अहमदाबाद में के बाद खेरा में ये भ्रमण किए। ऐसा नहीं कि पटेल जी बोल दिए और इंदुलाल याग्निक बोल दिए तो मौखिक नहीं, ये खुद उस क्षेत्र का भ्रमण किए खेरा में और वास्तविक स्थिति का जानकारी लेने के बाद सत्याग्रह यहाँ भी किए और यहाँ भी कर ना देने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किए और कर ना देने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। जिस तरह से चंपारण में गांधी ने सरहवेशी कर समाप्त करने, तीन कठिया प्रणाली समाप्त करने के लिए सत्याग्रह किए थे, उसी तरह से सत्याग्रह किया गया और यहाँ भी सफल हुआ। और इसी आंदोलन में, खेरा के किसान आंदोलन में ही वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हो गए, पॉपुलर हो गए गुजरात में। और वहां से धीरे धीरे जिस तरह से गांधी जी किसान आंदोलन से पॉपुलर हुए चंपारण से, उसी तरह से वल्लभ भाई पटेल भी खेरा किसान आंदोलन से लोकप्रिय हो गए। पटेल प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया, लोकप्रिय हो गया, प्राप्त कर लिया। गांधी जी को काफी पसंद आने लगे पटेल जी इनके निर्णय से। तो इस प्रकार देखते हैं कि गांधी जी कर ना देने का नारा दिया इस आंदोलन में और आंदोलन सफल हुआ। कर टैक्स ना देने के लिए जो आंदोलन चला, अंतोगत्वा टैक्स माफी हुई और यहाँ कभी खेरा कभी सत्याग्रह सफल हो गया कर ना देने का। और इस तरह से गांधी जी चंपारण, अहमदाबाद और खेरा यानी CAK, गांधी जी केक खाए और चंपारण, अहमदाबाद, खेरा तीनों सीरियल में, पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा। इस दोनों में किसान है और यहाँ मजदूर है। किसान मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त कर लिए और इस तरह से गांधी जी भारतीय राजनीति में नेता से जन नेता बन गए। केक खाने के बाद, चूंकि उपवास में थे अहमदाबाद में, खेरा में केक खा लिए किसानों के साथ, तो इस तरह से भारतीय राजनीति में गांधी नेता से जन नेता बन गए। गांधी जन नेता बन गए। गांधी जी जन नेता, इससे पहले नेता थे। नेता तो पहले भी और थे। नेता होना अलग है, जन नेता होना अलग है। और जन नेता वही होता है जिसके पीछे जनता हो। नहीं तो नेता तो व्हाइट शर्ट, व्हाइट कुर्ता पहन लेगा तो नेता कहला जाएगा, लेकिन पोशाक से कुछ नहीं होता है, व्यवहार से होता है और एक्टिविटीज होता है। गांधी जी नेता सफल वही होता है जिसके पीछे जनता होती है, और गांधी जी के पीछे जनता हो गए किसान और मजदूरों के रूप में। तो इस तरह से गांधी केक भारतीय राजनीति में चंपारण से शुरू किए, अहमदाबाद आए और फिर खेरा गए, और इस तीनों आंदोलन में अपनी तकनीक का सहारा लेते हुए गांधी भारतीय राजनीति का एक नया दिशा और दशा प्रदान किया। परिणाम स्वरूप गांधी के सामने अब कोई नेता टिक नहीं सकेंगे, कारण कि गांधी के पास जनता है। मास मूवमेंट गांधी ने पहले प्रारंभ किया, इससे पहले कोई लीडर मास मूवमेंट नहीं करता था। इसलिए गांधी उस समय धीरे धीरे प्रासंगिक होने लगा और आज भी गांधी का आंदोलन की तकनीक प्रासंगिक है। चलिए।